दिस इज पीएम दुबे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुबे जीएस क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संबंध एवं फलन के प्रकार को। तो देखिए चैप्टर जो है बहुत ही अच्छा है, ठीक। संबंध को समझेंगे अभी, लेकिन मैं बता देता हूँ ये चैप्टर 4 से 5 नंबर, मतलब मान के चलो 8 नंबर से इस चैप्टर से आ जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि अब क्लास 12th में हम लोग यानी क्लास 11th अगर पढ़ लिया है तो क्लास 12th की पढ़नी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक। तो क्लास 12th में ये जो चैप्टर है 8 नंबर आएगा। इस चैप्टर में बहुविकल्पी आ जाएंगे, 2 बहुविकल्पी तो देखने को मिल जाएंगे, ठीक। और इस चैप्टर में 4 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। सिद्ध करने वाला क्या सिद्ध करना होगा? स्वतुल्य संबंध, तुल्यता संबंध को हमें सिद्ध करना होगा, या तो हमें वहां पर आच्छादक सिद्ध करना हो सकता है, आच्छादक फलन। तो अभी तुमको नहीं समझ में आएगा, बाद में चल के समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम संबंध को समझ लेते हैं, ठीक। संबंध हमने क्लास 11th में ही सीख लिया है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि संबंध किसे कहते हैं। संबंध को जानना चाहिए मेरे भाई। संबंध के लिए अब मैं कुछ की पॉइंट का प्रयोग करूंगा। सबसे पहला पॉइंट कार्तीय गुणन। मैं किसका प्रयोग करूंगा? कार्तीय गुणन का, ठीक। तो कार्तीय गुणन समझ लीजिए। कार्तीय गुणन माने क्रॉस, ठीक। तो पहला पॉइंट मैं यूज करूंगा, ये पॉइंट को लिख लो। अगर इस पॉइंट को लिख लियो तो पूरा संबंध समझ जाओगे, ठीक। कार्तीय गुणन से हमें क्या प्राप्त होगा? कार्तीय गुणन से हमें क्रमित युग्म प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? क्रमित युग्म। क्या प्राप्त होगा? क्रमित युग्म, ठीक। क्रमित युग्म प्राप्त होगा। अक्रमित युग्म से हमें प्रांत और परिसर प्राप्त होते हैं, प्रांत और परिसर प्राप्त होते हैं, ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक, आपको समझाने के लिए। तो हमें संबंध में क्या क्या समझना है? कार्तीय गुणन, क्रमित युग्म, प्रांत और परिसर। अगर इसको समझ लेंगे तो हम लोग संबंध को समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं पॉइंट को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले संबंध को समझाना स्टार्ट करता हूं। मेरे भाई संबंध को समझिए, मेरी बहनें संबंध को समझिए, ठीक। संबंध को समझना चाहिए, क्योंकि मैं क्लास 12th का ही स्टूडेंट हूं। अभी क्लास 11 से मैं जल्दी ही पास आउट हुआ हूं, ठीक। तो चलिए, तो 2 समुच्चय ले लिया, ठीक। 2 समुच्चयों, ठीक। एक समुच्चय ए और एक समुच्चय बी। तो 2 समुच्चयों के अवयव, अवयव मैंने जानते हो ना, इसका भाग। तो अब बताओ गोले के अंदर कौन कौन है? 1 2 3 4 5, 4। तो ये अवयव हो गया, यानी अवयव माने भाग। तो इसका भाग क्या है? 1 2 3 4। तो अगर समुच्चय के अवयव बोलूं तो इनको याद रखना, ठीक। 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब ये मैंने बोल दिया, ठीक। तो अब बताओ, लिख ही देते हैं, मान लो कुछ भी है, ठीक। तो अगर बी समुच्चय के अवयव बोलूं तो इनको याद रखिएगा नंबर, ठीक। समझ में आ गई बात इतनी? तो यदि 2 समुच्चयों को कार्तीय गुणन की सहायता से, कार्तीय गुणन की सहायता से, 2 समुच्चय हैं और 2 समुच्चय के कार्तीय गुणन की सहायता से क्रमित युग्म का निर्माण करके एक प्रकार से 2 समुच्चयों को जोड़ना ही संबंध कहलाता है, ठीक। तो यानी 2 समुच्चयों के अवयवों को कार्तीय गुणन की सहायता से जोड़ करके क्रमित युग्म का निर्माण करना ही संबंध कहलाता है। बोलो कि 2 समुच्चयों के अवयवों को कार्तीय गुणन की सहायता से क्रमित युग्म का निर्माण करना ही संबंध कहलाता है। बोलोगे कि 2 समुच्चयों के अवयवों को कार्तीय गुणन माने क्रॉस, ठीक। कार्तीय गुणन माने क्रॉस, कार्तीय गुणन करके क्रमित युग्म का निर्माण करना ही संबंध कहलाता है। बोलो, 2 समुच्चयों के अवयवों को कार्तीय गुणन की सहायता से क्रमित युग्म का निर्माण करना ही संबंध कहलाता है। अब इसी में 2 कंडीशन अप्लाई कर दूंगा और वो 2 कंडीशन से हमें फलन की डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक। तो बना देंगे आराम से, ठीक। तो समझ गए ना? अब कार्तीय गुणन क्या होता है? कार्तीय गुणन में हमें जो प्राप्त होता है वो क्रमित युग्म प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्रमित युग्म। क्या प्राप्त होता है? क्रमित युग्म। तो मैंने पहले ही बोला था क्रमित युग्म प्राप्त होता है। अब क्रमित युग्म क्या होता है? x, y, ये हमारा क्रमित युग्म कहलाता है। क्रमित युग्म एक ऐसा युग्म होता है जो निश्चित संख्या के, मतलब निश्चित संख्या के क्रम को प्रदर्शित करने वाला युग्म ही क्रमित युग्म कहलाता है, या प्रांत और परिसरों का युग्म ही क्रमित युग्म कहलाता है। तो ये x वाला क्या हो गया? प्रांत। ये x वाला क्या हो गया? प्रांत। और ये y वाला क्या हो गया? परिसर। तो प्रांत और परिसर का युग्म ही क्रमित युग्म कहलाता है, ठीक। तो यानी निश्चित संख्या के युग्म को, जो निश्चित संख्या का युग्म है वही क्रमित युग्म है। निश्चित संख्या के युग्म को ही क्रमित युग्म कहोगे, ठीक। तो ये समुच्चय ए के अवयव में क्या क्या है? अब मैं बोलूं, जहां से तीर निकलेगा, अब देखो, जहां से तीर निकलेगा, जहां से तीर निकलेगा, जहां से तीर निकलेगा उसे प्रांत बोलेंगे। जहां से तीर निकलेगा उसे प्रांत बोलेंगे। जहां से तीर निकलेगा उसे प्रांत बोलेंगे। जिसे पर लगेगा उसे परिसर बोलेंगे। जिसे पर लगेगा उसे परिसर बोलेंगे। प्रांत का मतलब फलन, अभी फलन छोड़ो, संबंध में समझो कि फलन आगे चलेंगे, लेकिन जहां से तीर निकलेगा उसे प्रांत, जिसे पर लगेगा उसे परिसर, ठीक। तो 1 से तीर निकला, 6 पे लगा, तो प्रांत कौन है? प्रांत कौन है? कहां से तीर निकला? 1 से। किस पर लगा? 6 पे। तो प्रांत कौन हुआ? 1। परिसर कौन हुआ? 6। समझ में आई बात? इसको ले लो, इसको इससे कर दो। तो तीर कहां से निकला? 2 से। प्रांत कौन है? 2। परिसर कौन है? 8। लगा किस पे? 8 पे। और समझो, कहां से निकला? 3 से। लगा किस पे? 9 पे। तीर कौन है? कहां लगा? कहां से निकला? 3 से। लगा किस पे? 9 पे। तो परिसर कौन है? 9। इसको मैं कर दूं तो बताओ, कहां से लगा? कहां से निकला तीर? 4 से।
लगा किस पे, 4 पे, तो यानी ये जो हो गया x हो गया और ये जो हो गया y। तो बताओ प्रांत कौन कौन हुआ, प्रांत कौन कौन हुआ, समुच्चय ए का अवयव प्रांत हो गया, जहां से तीर निकल रहा है वो प्रांत हो गया, जिस पर लग रहा है वो परिसर हो गया। अब देखो समुच्चय बी के सभी अवयवों को परिसर कहते हैं, समुच्चय बी के सभी अवयवों को परिसर नहीं कहते हैं, सह प्रांत कहते हैं। माने सह माने साथ, अप्रांत माने प्रांत, तो सह प्रांत माने प्रांत के साथ। लेकिन देखो यहां पर प्रांत के साथ क्या है, प्रांत के साथ नहीं है, लेकिन समुच्चय बी के सभी अवयवों को सह प्रांत कहते हैं। आज जो जिसका प्रतिबिंब विद्यमान होता है उसे परिसर कहते हैं। प्रतिबिंब किसका विद्यमान है, देखो पूर्व प्रतिबिंब जिसका विद्यमान होता है, यानी कि देखो अब मैं कहूं ये समुच्चय, ये जो आपको समुच्चय का संबंध मैंने जोड़ा है, ये कार्तीय गुणन से जोड़ा है, ठीक। तो यहां पर जो मिरर है, मान लो ये क्या है, मिरर है, ये क्या है, मिरर है। तो अब यहां पर तुम खड़े होगे तो परछाई बनेगी कि नहीं, ये तुम खड़े हो, ये मिरर है, तुम्हारी परछाई बनेगी क्या, बनेगी, परछाई बनेगी क्या, बनेगी। अब यही मिरर है, यहां से तुम ताकोगे परछाई बनेगी कि नहीं, तो ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है, ये क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। जिसका प्रतिबिंब विद्यमान होता है, जिसका प्रतिबिंब विद्यमान होता है उसे प्रांत कहते हैं, जिसका प्रतिबिंब विद्यमान होता है उसे प्रांत कहते हैं, ठीक। जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होता है, अब देखो यहां पर तुमको प्रतिबिंब दिख गया, अब इसके पीछे जाओगे, पीछे जाओगे तो ना समझ में आओ तो हे जाई जा, हे जाई प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हे जाई जा, हे जाई प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बनत है, हे दे, तो ये प्रतिबिंब का कलाई हाई देखा, आई कुल प्रतिबिंब बनत है, आई कुल का बनत है, प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब है, इसे हम प्रांत कहेंगे क्या, नहीं, प्रांत इसको कहेंगे, किसको कहेंगे, इसको। प्रतिबिंब किसका विद्यमान है, 1 का प्रतिबिंब 6, 2 का प्रतिबिंब 8, 3 का प्रतिबिंब 9, 4 का प्रतिबिंब 4। तो ये जो जिसका प्रतिबिंब विद्यमान होता है इसे प्रांत कहते हैं, तथा जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होता है उसे परिसर कहते हैं। और समुच्चय बी के सभी अवयवों को सहप्रांत कह देते हैं। तो कोई पूछे सहप्रांत कौन है, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्या है, सहप्रांत है, ठीक। और किस पर तीर लग रहा है, जिस पर तीर लग रहा है वो हमारा परिसर है, जहां से निकल रहा है वो हमारा प्रांत है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। तो समुच्चय ए को हम लोग इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, समुच्चय ए जो है 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक। और समुच्चय बी जो है वो इस प्रकार से 5, 6, 7, 8, 9। अब बताओ इसका कार्तीय गुणन करोगे A क्रॉस B, ठीक। तो अब A क्रॉस B करके हम लोग संबंध परिभाषित कर देंगे, ठीक। तो अब समझना, अब ये किसके बराबर होगा, अब देखो 1 का 5 के साथ, अब देखो 1 5 के साथ लगेगा, 1 6 के साथ लगेगा, 1 6 के साथ लगेगा, 1 7 के साथ लगेगा, 1 7 के साथ लगेगा, 1 8 के साथ लगेगा, 1 8 के साथ लगेगा, 1 9 के साथ लगेगा, 1 9 के साथ लगेगा। ये तो मैंने 1 का बनाया। अब 2 का बनाओगे तो 2 5 के साथ, 2 6 के साथ, 2 7 के साथ, 2 8 के साथ, 2 9 के साथ। फिर 3 का बनाओगे 3 5 के साथ, 3 6 के साथ, 3 7 के साथ, 3 8 के साथ, 3 9 के साथ। फिर उस प्रकार से 4 5 के साथ, 4 6 के साथ, 4 7 के साथ, 4 8 के साथ, 4 9 के साथ, ठीक। 5 से बनाओगे तो 5 5 के साथ, 5 6 के साथ, 5 7 के साथ, 5 8 के साथ, 5 9 के साथ। तो बताओ इतना बन रहा है कि नहीं, अभी इस आगे बनेगा और, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग क्रमित युग्म को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन मैंने बहुत बड़ा समुच्चय ले लिया। अब मैं कहूं कि इस चैप्टर में हमें क्या करना है, क्रमित युग्म तो देखना ही है, ठीक। क्रमित युग्म को x, y के रूप में भी प्रदर्शित कर दो, ठीक। तो अब इस चैप्टर की मैं फंडामेंटल स्टार्ट करने जा रहा हूं। संबंध समझ लिए, संबंध क्या होता है, क्रमित युग्म। तो दो समुच्चय के अवयव को कार्तीय गुणन की सहायता से क्रमित युग्म का निर्माण करना ही संबंध कहलाता है, ठीक। तो जब कार्तीय गुणन करेंगे तो हम लोग क्रमित युग्म का निर्माण कर देंगे, और क्रमित युग्म का निर्माण क्या करेगा, उनका संबंध को प्रदर्शित करेगा, ठीक। ए समुच्चय बी का, ठीक। तो संबंध को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और पूर्व ये हमारा होता है, ठीक। समझ लिए ना इतना। अब फलन समझते हैं। बस ये याद रखना कि संबंध जो है, अगर समुच्चय मैं बोला 3 2 3 4 है, छोटा ले रहा हूं, 5 6 7 है, ठीक। तो ए समुच्चय बी समुच्चय, ठीक। अब देखो संबंध में क्या होगा कि इसका संबंध इससे जुड़ जाएगा, इसका इससे, इसका इससे। तो संबंध और फलन में देखो मैं अंतर करने वाला हूं कि संबंध में जो तीर निकलता है वो संबंध में बस 2 कंडीशन लागू कर दो। वो 2 कंडीशन तुमको समझा रहा हूं कि संबंध और अब फलन को समझेंगे, 2 कंडीशन और अब हम फलन को समझेंगे, ठीक। फलन माने फंक्शन, फंक्शन में बस 2 कंडीशन लागू करो। पहला कंडीशन, समुच्चय ए का पूर्ण रूप से प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, माने समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब विद्यमान हो। समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब विद्यमान हो। तो समुच्चय हम लागू करेंगे, समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब, सभी अवयव, एक भी छूट गया तो फलन नहीं है, एक को अगर छूटी तो फलन ना रही, एक को अगर छूटी तो फलन ना रही। तो समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब विद्यमान हो, प्रतिबिंब विद्यमान हो,
किसमें विद्यमान हो, समुच्चय बी यानी किसी अन्य समुच्चय में, ठीक, किसी अन्य समुच्चय के अवयव में, ठीक। तो समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब विद्यमान हो किसी अन्य समुच्चय में। दूसरा, समुच्चय बी ए, अब देखो समुच्चय ए का दो प्रतिबिंब विद्यमान न हो, माने समुच्चय ए का अगर निकल रहा है तो समुच्चय ए का दो प्रतिबिंब जो होता है, दो लोगों से जाकर नहीं जुड़ेगा, माने समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब विद्यमान हो तथा समुच्चय ए के एक अवयव का दो प्रतिबिंब न विद्यमान, यानी समुच्चय ए के अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होना चाहिए। माने समुच्चय अब ये पॉइंट लिखो, समुच्चय ए के एक अवयव का दो प्रतिबिंब ए के अवयव का दो प्रतिबिंब न विद्यमान हो का प्रतिबिंब दो या दो से अधिक प्रतिबिंब विद्यमान न विद्यमान हो, या दो से अधिक प्रतिबिंब नहीं विद्यमान होना चाहिए। समझ में आ गई बात? आ जाओ इसको पढ़ो एकदम दिमाग लगा के पढ़ो, आ जाओ मेरे साथ जो एकदम दो समुच्चय को मैं काट के इशारा दूंगा, क्योंकि वेन आरेख, ये जो आरेखी विधि है यही तो मैथमेटिक्स है। इसको समझ के हम फंडामेंटल्स विजुअलाइज करके हम समझ जाएंगे। अरे क्वेश्चन ले जाएंगे तो जो थिंकिंग करेगा वो तो उड़ा पाएगा क्वेश्चन, जो नहीं करेगा नहीं उड़ा पाएगा। मेरे भाई मेरा समझाना काम है, आपको किताब पढ़ना पड़ेगा, आपको किताब पढ़ेंगे तो पता समझ में आएगा, ना समझ में आए तो हम क्या करें, सीमित मात्रा में वीडियो बनाओ, क्लास में बैठाइए, क्लास में करके मिल जाएगी, ये हमसे रियल लाइफ में मिल जाएगी, बहुत खतरनाक पाएंगे, ठीक। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी, अभी मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास लंबा लाइव टेलीकास्ट करता ना तो मैं दिखा सकता था अपनी शक्ति, ठीक। तो 1 2 3 4, ठीक, समुच्चय ए है, 5 6 7 8 समुच्चय बी है, ठीक। अब देखो यहां से मैंने क्या कहा कि मैं संबंध और फलन में क्या करने जा रहा हूं, अंतर। तो बताओ अगर मैं कहूं 1 7 और 8, क्या ये संबंध एक फलन है? क्या ये संबंध मैं परिभाषित कर दिया, क्या ये फलन है? तो फलन नहीं है, क्योंकि समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब विद्यमान हो। क्या इसका प्रतिबिंब विद्यमान है? क्या कहीं जाकर लग रहा है, कहीं ना लगा था, ई ना लगा था, कहीं ई ना लगा था, तो यानी समुच्चय ए का अवयव छूट गया तो ये फलन नहीं है, यानी ये फलन नहीं है, ठीक। परंतु इसको ऐसे कर दूं तो अब बताओ समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब, माने सबसे तीर निकला था तो क्यों ना क्यों से जाके लगा था, तो तीर दो जाने पे ना लगे चाहिए, अगर दो जाने पे लगे तो गड़बड़ा जाए, जैसे 4 के हम दो जाने पे लगा दे, ठीक। अब देखा हिंके खत्म कर दी, एक जाने पे फलन है, अब देखा एक बनाती, अब देखा हिंके, अब बताओ दो जाने पे जाके लगे ना, एक के तो ये दो जाने पे लगा तो दो प्रतिबिंब होगा कि नहीं? तो समुच्चय ए के एक अवयव का दो प्रतिबिंब न विद्यमान हो, माने दो या दो से अधिक प्रतिबिंब ना लगे, तो एक जाने से दो तीर ना निकली है, एक जाने से तीन तीर ना निकली है, केवल एक ही तीर निकली है। समझ में आई बात, ठीक। लेकिन एक जाने पे जाके लग सके ना, तीन जाने का तीर एक जाने पे जाके लग सके ना, देखा ऐसे, ये तो फलन है, ठीक। अब देखो ये देखो 2 3 4 5 6 7, अब देखा तीनों जाने जाके एक से लगा, ठीक। तो यानी तीन जाने जाके एक से लग जाएंगे, एक परिसर कितना हो 6, एक प्रांत का 2 3 4, यानी 2 3 4, यानी एक लॉजिकल समझो, यही क्वेश्चन है, यही चैप्टर में उड़ाएगा। अब एक लॉजिकल समझो कि यानी प्रांत जो है उसका एक परिसर संभव है, परंतु एक परिसर का 3 प्रांत संभव है, हां, लेकिन एक प्रांत का 2 परिसर संभव है क्या? नहीं। यानी परिसर का मतलब प्रतिबिंब कहां जाके लगा था, प्रतिबिंब पे, ये दो जाने पे संभव होगा ना, संभव, लेकिन तीन यानी प्रांत का अलग प्रांत एक परिसर पे जाके लग सकते हैं, माने तीन अलग प्रांत है तो उसका एक परिसर संभव है, परंतु एक या दो प्रांत किसी एक प्रांत का नहीं संभव, माने दो प्रांत एक परिसर से ना लग सके ना, मतलब तीन जाने जाके लग सके ना, एक जाने से ज्यादा। अब सोचे कोई तोड़ के काम हमारा, तो ये फलन है। अब देखो यही मैं बनाऊंगा, अब तुम बताओ 5 6 7 8 9 10, अब बताओ मिला दिया, फलन है क्या? एक जानी दो जानी से मिल सके ना, फलन ना, ठीक। अब एक मिला फलन बना है, ठीक। अब एक से मिला एक मिला, समुच्चय ए का सभी अवयव का प्रतिबिंब तो विद्यमान है और एक है, यानी ये फलन है। तो अब तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हारी किताब में ये चीज दी होगी, ठीक। तो अब देखो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, अब मैं स्टार्ट करूंगा संबंध का प्रकार। मैं क्या स्टार्ट करूंगा? संबंध का प्रकार। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं संबंध के प्रकार। अब देखो संबंध के प्रकार में पहला जो मैं बताऊंगा तुमको, रिक्त संबंध, ठीक। रिक्त संबंध पहला मैं बताऊंगा नल रिलेशन, ठीक। तो रिक्त संबंध क्या हो सकता है? रिक्त संबंध माने समुच्चय ए है और समुच्चय बी है, उसमें कोई रिलेशन है ही नहीं, यानी कोई भी क्रमिक युग्म नहीं बन रहा है, माने जब किसी क्रमिक युग्म में एक भी क्रमिक युग्म, माने जब किसी संबंध में कोई अवयव विद्यमान ना हो तो ऐसे संबंध को रिक्त संबंध कहेंगे। माने ए और बी गुणा हुए लेकिन बना क्या? ये, या तो इसे ए और बी गुणा हुए लेकिन बना क्या? फाई। लेकिन फाई किसके अंदर लिखोगे? इसके अंदर। याद रखना कि अगर तुम इसको प्रदर्शित कर रहे हो तो ये समुच्चय है, लेकिन अगर इसे कोष्ठक के अंदर प्रदर्शित कर रहे हो तो ये क्या है? ये अवयव के रूप में गिना जाएगा। तो इसका मतलब कि समुच्चय ए और बी में हमने किया तो हमें कोई अवयव नहीं प्राप्त हुआ, ठीक। माने एकदम क्रमिक युग्म में ना प्राप्त हुई भैया, क्रमिक युग्म नहीं प्राप्त होगा, ठीक। जैसे मैंने बोला ए और बी, और ए और बी को मैंने गुणा करके आर संबंध परिभाषित किया, ठीक। तो ए और बी को मैंने गुणा करके आर संबंध परिभाषित किया है, ठीक। तो आर संबंध ए से बी में परिभाषित है, इसको पढ़िए, आर संबंध ए से बी में परिभाषित है, ठीक। तो अब हमने आर संबंध कुछ ऐसा बना दिया, 1, 2, 2, 3, 4, ये हमारा संबंध हो गया, ठीक। अब बताओ ये संबंध जो होना चाहिए, ये जो हमको बना, या तो ये चीज ना मिले, या तो प्रांत ना मिले हमें समुच्चय ए में, या तो परिसर ना मिले, माने कुल मिला के कोई भी अवयव, अगर इनके अवयव मैंने जो गुणा करके ये बना दिया, ठीक। परंतु इसका ये समुच्चय ए में विद्यमान नहीं है, तभी भी ये एक प्रकार से रिक्त संबंध को प्रदर्शित करेगा, और बी में नहीं विद्यमान, दोनों में विद्यमान नहीं होगा। ये जो प्रांत और परिसर हमारा प्राप्त हुआ है ये दोनों समुच्चय में विद्यमान नहीं है, तो तुम कैसे ये संबंध परिभाषित कर सकते हो? माने दो समुच्चय को गुणा करोगे तो हम गुणा करके हम गुणा करके हम संबंध को परिभाषित कर सकते हैं, और जब संबंध को परिभाषित करेंगे तो हमारा आर संबंध परिभाषित हो जाएगा। आर संबंध में जो भी अवयव उपस्थित होगा वो समुच्चय ए और बी के अवयव से मैच नहीं खाएगा, उनका संबंध ही नहीं हो सकता उससे। तो जब कोई संबंध नहीं होता है तो ऐसे संबंध को रिक्त संबंध कहते हैं, ठीक। दूसरा जो हो गया सार्वत्रिक संबंध माने सभी अवयव किसी, जैसे मैंने बोला ए इंटू बी किया, ठीक। और ए इंटू बी करके मैंने आर परिभाषित कर दिया, ठीक। ए इंटू बी करा तो मैंने आर संबंध को परिभाषित कर दिया, ठीक। तो अब आर संबंध होगा तो आर संबंध ए से बी में मैंने परिभाषित कर दिया। अब हमें कुछ प्राप्त होगा, ठीक। तो आर बराबर क्या प्राप्त हो गया हमें? 1 2 3
किसके रूप में रहेगा, क्रमित युग्म के रूप में रहेगा, इतना याद रखना। ठीक, और ये मैंने संबंध परिभाषित कर दिया है। अब ये संबंध ए और बी का मैंने गुणा करके आर संबंध परिभाषित किया, तो ए और बी का सभी अवयव माने ए का सभी अवयव, बी का सभी अवयव इसमें विद्यमान है, तो अगर सभी का सभी अवयव इसमें विद्यमान हो गया आर संबंध में, तो ये जो होगा एक प्रकार से सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। ठीक, सार्वत्रिक संबंध। ठीक, अब देखो मैं ज़्यादा लंबा खींच जाएगी वीडियो, इसलिए मैं तेजी से चल रहा हूँ। ठीक, रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, क्वेश्चन जब होगा, अभी थ्योरी है, क्वेश्चन जब होगा तब तुम्हें समझ में आएगा। मेरे हिसाब से इसका लेक्चर बहुत लंबा जा सकता है। ठीक है, चलिए 3 4 5 लेक्चर में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध। और अब मैं आता हूँ तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। ठीक है, तुल्यता संबंध को समझना स्टार्ट करते हैं। तुल्यता संबंध 3 प्रकार के होते हैं। तुल्यता संबंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। ठीक, और दूसरा जो होता है संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। और तीसरा जो होता है सममित संबंध, सममित संबंध। ठीक, तो अब बताओ कितने तुल्यता संबंध हो गए? 3। स्वतुल्य संबंध, संक्रामक संबंध, सममित संबंध। स्वतुल्य संबंध में ए कामा ए माने प्रांत और परिसर दोनों क्या होंगे? समान हो जाएंगे। प्रांत और परिसर जिससे निकल रहा है उसी पर मिल रहा है, जिससे निकलेगा उसी पर मिलेगा। जैसे मैंने बोला, याद रखना इस चैप्टर में ए को ए से परिभाषित करेंगे, माने ए का संबंध ए में फेंका जाएगा, ए का संबंध ए में फेंका जाएगा। याद रखना ए का संबंध ए से ही परिभाषित करेंगे। माने इस चैप्टर में हमें आर इस प्रकार है, ए कार्तीय गुणन ए कार्तीय गुणन ए, इस प्रकार से हमें इस चैप्टर में देखना है। ठीक, तो अगर ए कामा ए माने मैंने बोला यक्स कामा, अगर ए कामा प्रांत और परिसर दोनों समान हो जाए और इनका संबंध आर से है, और जो भी है ये आर से है, ठीक, और ए का आर से है, और ए ओवरऑल पूर्ण रूप से समुच्चय ए माने ओवरऑल ए, यहाँ से बोलो कि मान लो ए है और ये है, ठीक, समुच्चय ए का अवयव ए, ठीक, ए पूर्ण रूप से। ठीक, अब यहाँ से मैंने बोला कि आर से संबंध है इनका, है। ठीक, अब ए जो है उसमें ए जो है वो समुच्चय ए के अवयव में पूर्ण रूप से विद्यमान है, तो पूर्ण रूप से विद्यमान को इस प्रकार से करते हैं। और ए जो है पूर्ण रूप से ए किस में विद्यमान है, तो पूर्ण रूप से ए का संबंध समुच्चय ए से है। ठीक, तो ये मेरी भूमिका बनाई है मैंने कि स्वतुल्य संबंध में ए का संबंध ए से होगा, जो जिसका संबंध आर से होगा, और पूर्ण रूप से ए जो लिया जाएगा उसका ए का संबंध समुच्चय ए से होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो स्वतुल्य संबंध होगा। संक्रामक में क्या होता है? संक्रामक में ए कामा बी का संबंध आर से होता है, तथा बी कामा ए का संबंध भी आर से होता है। तो हम कहते हैं, और ए और बी जो होते हैं, वो ए जो होता है समुच्चय ए का होता है और बी जो होता है समुच्चय ए का, तो ए कामा बी का संबंध समुच्चय ए से होता है, माने ए और बी का संबंध समुच्चय ए से होता है। इस एप्सिलॉन का मतलब होता है संबंध का संबंध है, माने इसका संबंध समुच्चय ए के अवयवों से है। ठीक, समुच्चय से नहीं है, समुच्चय के अवयवों से। सममित में किस प्रकार से होता है? ए कामा बी का संबंध आर से है, बी कामा मतलब 3 इसमें आएंगे, ए बी सी 3, इसमें ए आएगा, इसमें ए बी आएगा, इसमें ए बी सी 3 होगा, तो ए कामा बी का संबंध आर से है। ठीक, बी कामा, अब यहाँ पर देखो बी कामा सी का संबंध आर से है। अब मैथमेटिक्स लगावल जाए यही में, अब मैथमेटिक्स लगावल जाए कि ए आ बी कुल दिखत है, अब बी आ सी कुल दिखत है, ए कामन दिखत है का? कुछ कामन दिखत है, एक हटा देवल जाए, बचल का ए आ सी, तो बची का ए आ सी, तो यहाँ लिखबा का एक आ सी, यहाँ का लिखी ए आ सी, आ एकर संबंध कैसे है? आर से। अगर ई तीनों आर में दिख जाई हैं, आर एक प्रकार से संबंध का, आर एक प्रकार से संबंध के प्रदर्शित करता है। ए इंटू ई ना, ए का कार्तीय गुणन ए में परिभाषित किया जाएगा, ए का संबंध ए से परिभाषित किया जाएगा, तो ये सममित संबंध हमारे कहलाएंगे, ये संक्रामक संबंध कहलाएंगे, ये स्वतुल्य संबंध कहलाएंगे। नहीं समझ में आएगा, मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ने में मुझे 3-4 दिन लग गया और समझने में मुझे लगा है समय, लेकिन जब मैंने इसकी प्रश्नावली लगाई, जब मैंने इसके प्रश्न लगाए, तब मुझे कुछ आइडिया हुआ, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके क्वेश्चन को भी देखेंगे और इनके बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।